अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम परदेस से देश तक और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, आज हम दो स्टोरीज़ का फॉलो अप करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में जिन मसाइल की निशानदेही करते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बरतानिया में मुकीम हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़ के इशू होते हैं वो जब हम डिस्कस करते हैं उसके बाद हम इन स्टोरीज़ का फॉलो अप भी लेते हैं कि जो मुतालिका इदारे हैं उन्होंने उनके मसाइल को हल करने में क्या रोल प्ले किया है। आज जिस स्टोरी का हम फॉलो अप लेंगे वो मोहम्मद ताहिर रफ़ीक साहब हैं, जिनका ताल्लुक बरतानिया का शहर स्कॉटलैंड, वहाँ से इनका ताल्लुक है। ये मुतासर शख्स ज़रिए मौश ज़ाहिर है रोज़ी कमाने के सिलसिले में वहाँ पर स्कॉटलैंड में रहते हैं। दिन रात उन्होंने एक किया और 2004 में उन्होंने अपनी कमाई से टोबा टेक्सिंग में अपने भाई तारिक रफ़ीक के ज़रिए 6 मरले पर मुहित एक घर ख़रीदा जिसकी कीमत उस वक्त 12 लाख रुपये अदा की गई। मोहम्मद रफ़ीक चूँकि ज़ाहिर है वो बैरून मुल्क रहते हैं, लिहाजा मोहम्मद रफ़ीक ने जो घर की देखभाल थी इसकी सारी जिम्मेदारी अपने जो उनके भाई हैं तारिक रफ़ीक उन पर इस घर की जिम्मेदारी छोड़ी गई। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, इस घर की कीमत भी बढ़ी जिसकी कीमत अब जो 2004 में 12 लाख रुपए थी, आज 2018 में उसकी कीमत 70 लाख के लगभग है। मोहम्मद रफ़ीक के भाई तारिक रफ़ीक ने मौके गनीमत जाना कि मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, घर हमारे कब्ज़े में है। उन्होंने अपने ही सगे भाई के घर पर कब्ज़ा कर लिया और पटवारी के साथ मिलकर घर की जो रजिस्ट्री थी ये भी अपने नाम करवा ली। वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर रफ़ीक हैं स्कॉटलैंड से, उनकी अहलिया भी परवीन साहिबा वो भी उनके साथ मौजूद हैं। टोबा टेक्सिंग से हमारे नुमाइंदे नज़ीर रहमान भी हैं, उनसे भी फॉलो अप लेंगे। और चौधरी आसिम ये इसी मुतासर जो पार्टी है इनके वकील है जो इनका एक सारा केस देख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं ताहिर रफ़ीक साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपने केस इस अपने घर के मसले को लेकर शुरू किया है इसमें किस हद तक आपको जो है वो आपकी दादरसी हो चुकी है, कुछ आपको रिलीफ मिला इस मसले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद आपको ये बताता हूँ कि जब से ये आपने प्रोग्राम किया है उस वक्त से लेकर अब तक हमें कोई दादरसी नहीं हुई है। सिर्फ ये है कि कोर्ट में पेशियां जो हैं वो पढ़ रही हैं और वो सिर्फ पहले से ज़रा जल्दी वो टाइम दे देते हैं, तो इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये सगे भाई ने किस लालच में आके आपके साथ किया? ज़ाहिर है इस तरह के मसले हो जाएं जो आपके रिश्ते होते हैं ये भी बिगड़ जाते हैं। क्या ये क्यों, आपको क्या लगता है कि भाई ने इस लालच का मुजाहरा क्यों किया ताहिर रफ़ीक साहब? ये मेरी समझ से बाहर है। मैं तो इसकी हर मौका पर हर जगह इसकी हेल्प करता रहा हूँ, इसकी मदद की है मैंने। तो ये पैसे मांगता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसने कोशिश की कि जो हमें किसी न किसी बहाने से किसी न किसी तरीके से हमें ये इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे बटोरते रहे। तो इन्होंने काफ़ी सारा पैसा हमसे लिया, लेकिन मैं बीमार हो गया, मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था। बीमार होने की वजह से मैंने इनको फिर बताया कि भी मैं तो अब काम भी नहीं करता, मेरे पास अब पैसे नहीं है। तो जब इनको पैसों की वजह से जवाब दिया तो इन लोगों ने फिर ये धमकियां देना शुरू कर दी और ये मकान पे कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात समझ से बिल्कुल बालातर है। आसिम चौधरी आसिम साहब भी आपके जो वकील हैं वो भी हमारे साथ हैं। आसिम साहब, एक जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रजिस्ट्री ताहिर रफ़ीक साहब के नाम थी वो इनके भाई ने अपने नाम कैसे करवा ली? ये जाली डॉक्यूमेंट्स पे कैसे ये फिर केसेस चलते हैं? रजिस्ट्री जो है वो तारिक के नाम नहीं हुई, वो ताहिर साहिब और परवीन एहसान साहिबा ही के नाम है। रजिस्ट्री ठीक है, लेकिन इन्होंने जो दावा किया है वो बेनामी ट्रांजैक्शन को जवाज बना के दायर किया है। रजिस्ट्री दुरुस्त है, रजिस्ट्री में कोई मसला नहीं है, वो ताहिर साहब के नाम ही है और उनकी मिसेस के नाम है। तो अब आप इस केस पे क्या तो उन्होंने प्रोग्रेस क्या हुई है इस केस पे, ये बताएं ना। इसमें यह हुआ कि पहले जब आपका प्रोग्राम से पहले, या आप यूं कह लें कि
जब इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में ने जब एक जज साहब पहले मुकर्रर नहीं किए थे, रूटीन में ये केस चल रहा था, जब से ओवरसीज के लिए उन्होंने एक अलहदा जज साहब मुकर्रर किए हैं, तब से ये जरा मामला जो है वो स्पीडी हो गया है। और दूसरी बात ये है कि टोबा डिस्ट्रिक्ट टोबा में एक ही जज साहब हैं जो ओवरसीज के मामलात देखते हैं, जिनको स्पेसिफिकली जो है ये एम्पावर किया गया है। तो अब उनके पास इन मामलात का एक तो रश काफ़ी ज़्यादा है, केसेस की तादाद ज़्यादा है इस तरह के मामलात में, और वहाँ पे वो सीनियर सिविल जज हैं, उन्होंने एग्जेक्टिव के थोड़े बहुत मामलात भी देखने होते हैं। लेकिन ये हुआ कि ये दावा जो है अब इसमें डेट्स जो है वो ज़रा शॉर्टली होती हैं, और एविडेंस जो है उन पे पहले तो वो एविडेंस ही नहीं करवा रहे। जब रजिस्ट्री इनके नाम पर है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल जेन्युइन है इनके नाम पे रुकावट कहाँ पर आ रही है? वो पोजेशन चूंकि उनके पास है और दावा उन्होंने दायर किया है, अदालत ने प्रोसीडिंग जो है वो तो जाहिर बात है। वो क्या क्लेम कर रहे हैं, मेरी बात सुने ना, वो क्लेम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने क्या कुछ जाली डॉक्यूमेंटेशन बनवाई है? वो कैसे इस घर को क्लेम कर सकते हैं अगर रजिस्ट्री इन लोगों का नाम है, ताहिर रफीक और परवीन एहसान साहिबा के नाम? मैं अर्ज करता हूँ, चूंकि सौदा जो था इसका ताहिर रफीक का भाई ने किया था, वहाँ पे एक तो इसने एग्रीमेंट अपने नाम के लिखवा लिए। अच्छा। चूंकि इसने पाकिस्तान में जो था वो जो पाकिस्तान में था वो तारिक ही था, यही सौदा करता था, इसने ही बयाना, उन्होंने ताहिर रफीक ने इनको भेजे पैसे, और चूंकि इसके बदस्त गए तो इनका केस कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? आप वकील है ना, आप इनको कोई रास्ता बताएं ना, आपको तो इनको रास्ता को बताना चाहिए। इनका केस जो है वो कमजोर नहीं है, चूंकि रजिस्ट्री में ये मालिक हैं, और उनको ये बेनामी ट्रांजैक्शन जिसको उन्होंने जवाज बनाया है, ये एक बहुत कमजोर सा एक जो है ना ये जवाज होता है। जब इन पे जिरा होगी, जब इस कोर्ट जो है फैसला करेगी, इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि फैसला जो है वो इन्हीं के हक में आएगा जो असल मालिक है, ताहिर वगैरह और उनकी मिसेस, उसके हक में नहीं जाने वाला। तो अब चूंकि उनके पास पोजेशन है, अदालत ने प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट करनी है, जो तरीकाकार है, पहले उनकी एविडेंस आएगी, जिरा होगी, हमारी एविडेंस आएगी, जिरा होगी, बहस होगी, ये प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है। तो मैं इसमें इंशाल्लाह 99% जो है वो मैं पुरुमीद हूँ कि फैसला जो है वो इंशाल्लाह ताहिर रफीक के हक में ही है। परवीन साहिबा, वो क्लेम कैसे करते हैं? वो आप लोगों को इसका जवाब क्या पेश करते हैं कि उन्होंने आपके जो सगे रिश्तेदार है, इनके भाई ने इनको कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाने पर मजबूर कर दिया, मामलात कोर्ट में चले गए, वो जवाब क्या पेश करते हैं? उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसीलिए किया क्योंकि हमने उन लोगों का खर्चा बंद कर दिया, हम उनको पाउंड नहीं भेजते, बट जो रजिस्ट्री उन्होंने की हमारे नाम, उस पे साफ लिखा हुआ है कि पैसे ताहिर के मेरे हैं, रजिस्ट्री हमारे नाम है। तो रजिस्ट्री के ऊपर लिखा है जो जेन्युइन रजिस्ट्री है, इंशाल्लाह वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है पैसे कहाँ से आए, क्योंकि लिखा हुआ है रजिस्ट्री में क्लियर। सही है। तो आप लोग खुद पाकिस्तान आए हैं इस मसले को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए? खुद आपने कोर्ट में जाने से पहले उनसे वैसे बात करने की कोशिश की कि मामला कोर्ट में ना ही जाए? जी, बात की, हमने बड़े अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश की, उनको 10 लाख की ऑफर भी दी कि अब भाई साहब अब तो जाने दो, हम नहीं रखना चाहते मकान जो आपने हरकत की है। फिर भी हम भाई होने के नाते, छोटे बच्चे होने के नाते 10 लाख देखते हैं आपको, आप बार। और चले मुझे ज़रा ब्रेक लेने दें। हमारे जो नुमा हैं टोबा टेक सिंह से नज़ीर रहमान, उनसे भी पूछेंगे कि जिस पार्टी ने कब्ज़ा किया है ताहिर रफीक साहब के भाई ने, उनका क्या मौक़िफ़ है। एक छोटे से वक्फे के बाद।
बहुत खुशामदीद। नज़ीर रहमान, ये मौके जो पार्टी है जो ताहिर रफ़ीक के जिस भाई ने कब्जा किया है, उनका क्या मौक़िफ़ है सारे मसले को लेकर? जी, तारिक रफ़ीक साहब से मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि रब्ता हो सके, लेकिन उन्होंने ना कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं मेरे वकील साहब से बात करें। उनके वकील है नईम कमर साहब, उनसे भी मैंने 12 कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं अभी देता हूँ, मैं खुद जाऊँगा। लेकिन आज मैंने जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ना जो मेरे क्लाइंट हैं उनके कहने पर मैं आपको मौक़िफ़ दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपसे ना कोई ताउन नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया है। सही, तो ये बात शो करती है कि उन्होंने बिल्कुल कब्जा किया है और वो बिल्कुल अपने भाई को घर देने पर रजामंद नहीं है, ज़बरदस्ती इस घर पर में कब्जा करना चाहते हैं इस घर पर। जी बिल्कुल, उन्होंने इस पे ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और वो जो है ना अब वो इस किसी बात पे आने के लिए तैयार नहीं है कि मैं किस सूरत में भी ये ना खाली करने के लिए तैयार नहीं। जो भी कोर्ट फैसला करेगी उस पर मैं अमल करूँगा। ताहिर रफ़ीक साहब, आप आखिरी बार पाकिस्तान कब आए थे? तकरीबन 2 साल पहले आया था। तो इस केस को दायर किए हुए कितना अरसा हो गया आपको? इस केस को दायर किए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। 2004 का आपने प्लॉट लिया, घर लिया हुआ है, और आपने इस केस इतनी देर के बाद क्यों किया? आपको बहुत देर से पता चला कि आपके घर पर आपके भाई ने कब्जा कर लिया? ये जब हम पाकिस्तान आए उस वक्त पता चला इनकी हरकतों से कि ये मकान पर काबज होना चाहते हैं। जब हम इनके सामने होते थे तो ये कुछ और हिसाब से हमारे साथ पेश आते थे। हमारे मेहमान आए हुए थे, छोटा भाई था और दूसरे लोग थे। जब हम थोड़ा इधर उधर होते थे तो ये सीने पर हाथ मारकर ठोक बजा के कहते थे कि ये मकान तो हमारा है, जब हमसे खाली कराएंगे तो हम देखेंगे। तो जब हम इनसे बात करते थे तो ये कहते थे नहीं वो तुम झूठ बोल रहे हैं, हमने तो ऐसे कहा ही नहीं है। तो जब हम यहाँ वापस आए, आने के बाद इन लोगों ने फिर हमें फोन करना शुरू कर दिए कि यहाँ आके मकान बेचो, बेचने के बाद जो है यहाँ से साइन करो और चलते बनो। तो उस वक्त हमें पता चला कि ये तो मकान पर काबिज होके बैठे हुए हैं। आसिम साहब, आप ये बताइएगा कि इस केस में क्या जो दूसरी पार्टी है उन्होंने स्टे ऑर्डर ले रखा है, इसकी आड़ में वो घर पर कब्जा किए बैठे हैं? उन्होंने स्टे लिया हुआ है, दावा ही उन्हीं की तरफ से दायर गया है, तारिक रफ़ीक की तरफ से। सही, तो केस पहले अदालत में वो लेके गए थे इनके भाई? हाँ जी, वो मैं इसका थोड़ा सा पस मंजर बताता हूँ जी। किस बेस पे लेके गए थे? ताहिर रफ़ीक साहब जो है, इन्होंने थ्रू एम्बेसी एक एप्लीकेशन जारी की कि मेरे भाई जो है वो मेरे मकान पे कब्जा करते हैं। वो एप्लीकेशन जो है वो एम्बेसी के जरिए होती हुई वो डीपीओ टोबा टेक सिंह के पास आई। तो टोबा टेक सिंह के डीपीओ साहब ने फ्री कैन को तलब किया, उनसे उनका मौक़िफ़ जाना। तो जब उन्होंने देखा तारिक रफ़ीक ने कि ये मामला जो है अब ये इस तरह जो मेरा पोजेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा, तो उसने, वो ज़रा शातिर किस्म का शख्स है, उसने जल्दी कोर्ट से जाके जो है ना वो इस अपना कब्ज़ा उसके पास था, कब्ज़े की ग्राउंड पे ये बेनामी ट्रांजैक्शन को बुनियाद बना के उसने जो है वो दावा दायर कर दिया और वहाँ से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। अब चूंकि पोजेशन उनके पास है, ताहिर रफ़ीक साहब तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, कब्ज़ा उनके पास है, रजिस्ट्री के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स जो उनका एक पहले स्टाम्प हुआ जिस पे बयाना दिया गया और फिर बाद में स्टाम्प हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे और उसने अपने नाम के बनवाए हुए थे। तो उनको बुनियाद बना के उसने दावा दायर किया और कोर्ट से जो है वो स्टे हासिल कर लिया। और अब जो उसका मौक़िफ़ है उसमें काफ़ी बातें जो हैं वो कभी कोई मौक़िफ़ लेता है, कभी कोई, और कुछ बातें इस तरह की हैं कि उससे जब तक जिरा नहीं हो जाती अदालत में, जब तक मैं उनसे जिरा नहीं कर लेता, वो इस बात की मुतकाज़ी हैं कि पहले वो जो है वो पॉइंट आउट ना की जाए। तो इसलिए उनको पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जो है वो इंशाअल्लाह पुरुम्मीद हूँ कि अल्टीमेटली जो है वो हक सच की फतह ही होगी और इंशाअल्लाह ये दावा जो है वो उसके खिलाफ ही इसका फैसला होगा। तो मजीद कितना अरसा लग सकता है इस केस को चलने में? उनके आधे गवाहान जो हैं उनकी शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है। आइंदा तारीख पेशी जो है वो 8/5 है
और 8/5 को उनको आखिरी मौका दिया गया है, बाकी गवाहान वो लेके आएंगे, उनकी शहादत 8/5 को कंप्लीट हो जाएगी। देन जो है वो हमारी शहादत शुरू होगी और 1-2 जो है तारीख पेशी पे वो कंप्लीट हो जाएगी। और पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुझे तवक्को है कि जून से पहले इंशाअल्लाह फैसला जो है इस केस का हो जाएगा, और मैं अब भी पूरी उम्मीद हूँ कि जून 2018 से पहले जो है इसका फैसला जो है इंशाल्लाह 30 जून 2018 तक कब्जे नहीं छोड़ते। फिर ऐसे ऐसे मामलात का क्या हल होता है? कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद भी कब्जे नहीं छोड़ते कुछ लोग, उसमें फिर इजरा दायर की जाती है और इजरा दायर करने के बाद जो है वो और फिर अदालत से कहा जाता है कि वो अपने ऑर्डर पे अमल दरामद करवाएं। फिर बजरिया फोर्स जो है वो अमल दरामद करवा दिया जाता है और हो जाता है। वो बाज़ औक़ात ये होता है कि कोर्ट का फैसला हुआ और फिर वो ऊपर वाली कोर्ट में चले गए, वहाँ से स्टे ले लिया कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं, जो काबज़ होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो एंड जो है वो फिर आखिरकार उसी की फेवर में जाता है मामला जो अदालत ने फैसला किया होता है, जो हकीकत पे मबनी। तो आप ताहिर रफीक साहब को क्या लीगली मशवरा देना चाहेंगे? इनका आना इस मसले को लेकर कितना ज़रूरी है? इसमें इनको मैंने मशवरा दिया था और अब जो है अब भी कहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं वो अदालत में उनकी ज़रूरत है। जिस तरह रजिस्ट्री है और पहले एक इन्होंने एप्लीकेशन गुजारी थी, उसकी रिपोर्ट्स हैं DPO की जो उन्होंने की थी हाई कमीशन को, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करें। तो बाकी इनका इधर जो इन्होंने मुख्तार ख़ास मुकर्रर किया हुआ है वो केस की पैरवी कर रहा है बाकायदगी के साथ, और इंशाअल्लाह जो है वो मामला जल्दी ही इसका जो है वो फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। नज़ीर रहमान, उनका जो वकील था, जो मुखालिफ पार्टी है, उन्होंने भी कमिट किया था कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आएंगे और बात करेंगे, आके कुछ जवाब पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया है। असल में इस तरह है जी कि नईम कमर साहब से आज तकरीबन मेरी ना 4-5 घंटे पहले ही बात हुई थी। उन्होंने वादा किया था, फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद रिकॉर्ड करवा देता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ रिकॉर्ड करवा दें, आपका मौका आ जाएगा हमारे पास। लेकिन बाद में उन्होंने ना टाल मटोल से काम लेते हुए फिर दोबारा मुझे जवाब दे दिया कि अब सॉरी मैं नहीं कर सकता। इसके बाद जो है ना वो वहाँ से चले गया। हालांकि मैं उनके चैम्बर में गया, उनके पास गया, उनको रिक्वेस्ट भी की कि आप कर लें, अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो दे सकते हैं आप, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सही। तो परवीन एहसान साहिबा, अब आपका जिस तरह आपके वकील कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो आप लोगों के पास है वो ज़रूरी है, वो यहाँ पर चाहिए भी, तो आपको अगर आना पड़े तो आप लोग आने के लिए तैयार हैं इस मसले को लेकर? जी, अगर आना पड़े तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। बट जो डॉक्यूमेंट्स है, 2 डॉक्यूमेंट्स है। एक तो रजिस्ट्री, ओरिजिनल रजिस्ट्री जिनके प्रूफ लिखा हुआ है कि हमारे नाम है, हमारे पैसे हैं। दूसरी जो ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन ने इंक्वायरी की थी, वहाँ भी तारिक रफीक की स्टेटमेंट है, बकायदा इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पैसे ताहिर के ही है, मकान भी ताहिर का है। तो वो ओरिजिनल मैंने फॉरवर्ड कर दी है पाकिस्तान। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इन लोगों को मिल जाएंगी तो वो कोर्ट में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर ब्रेक लेंगे हुई तो हम भी आएंगे। ठीक हो गया, ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में देते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नज़ीर रहमान, आसपास के जो लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर देते हैं, मोहल्लेदार, हमसाए। अगर आपकी किसी से बात हुई है तो वो इस स्टोरी के बारे में, इस मसले को किस तरह से देखते हैं, जानते हैं इन लोगों को कि कैसे लोग हैं, क्या वाकई ये इन्होंने अपने भाई के घर पर कब्ज़ा किया हुआ है? क्योंकि अक्सर जब मुखालिफ पार्टी से बात करें वो अपना जो मसला उसको क्लेम करते हैं, जो हम बाहर लोगों से बात करें वो अपना मसला क्लेम करते हैं, तो आसपास के लोग बेहतर तौर पर इन मसाइल को बताते हैं। जी, इस स्टोरी के सिलसिले में मैं 3-4 दफ़ा वहाँ गया हूँ,
तो लोगों ने यही कहा है कि इनके भाई जो है ना वो बहुत कम यहाँ आते थे, जब भी आते थे बस चंद दिनों के लिए आते थे, तो वो कम यहाँ से हमारा तो मिलना जुलना कम ही, उन लोगों से यही रहते हैं। और जब भी आते थे तो यही कहते थे कि हमारे भाई बाहर से आए हैं, ये उन्होंने ही खरीदा हुआ है मकान। खुद तो ये एक इस्लामाबाद में कोई टैक्सी ड्राइवर हैं ये। हाँ जी, इनकी कोई इतनी इनकम नहीं है कोई इतनी ज़्यादा भी ये कहें, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बेटे भी इनके को मामूली छोटे मोटे काम करते हैं, कोई इस हैसियत में नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम से ये मकान खरीद सकते या ख़रीदा हो इन्होंने। ठीक है ताहिर रफ़ीक साहब, आपके बिहाफ पे आपका कोई बड़ा बच्चा, आपकी फैमिली में कोई बड़ा जो कोई पाकिस्तान हो, वो इस केस को लेकर नहीं चल सकता आगे? ज़ाहिर है आप जिस तरह बता रहे हैं आप बीमार हैं, उस तरीके से नहीं आ सकते। तो मेरा अपना भी ख्याल है और वो जितने भी कानूनी माहिरीन से बात की जाए तो कहते हैं मुतासरा शख्स का उस पार्टी का पाकिस्तान में होना, ख़ुद उस केस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे केस आपका ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा वो आदमी है ना, वो हमारे बिल्कुल भाई की तरह ही है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है, उसको हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है। सगा भाई आपका भाई नहीं बन सका तो किसी और भाई पे आप कैसे दावा कर सकते हैं? तो वो एक ईमानदार शख्स है। अपने जो है वो आजकल जमाना ऐसा आ गया कि अपने जो है वो अपने नहीं बनते, लेकिन कोई दोस्त या कोई गैर आदमी जो है वो फिर भी काम आ जाता है। अच्छा, फाइनेंशियली इसका मतलब है कि आपका भाई स्ट्रांग नहीं है? जैसे कि मुझे नज़ीर रहमान ने बताया वो टैक्सी चलाता है, तो ये तो साफ फिर नज़र आता है ना, वो क्लेम भी नहीं कर सकते कि घर मैंने ख़रीदा, एक टैक्सी चलाने वाला तो इतना महंगा घर नहीं ख़रीद सकता। जी ऐसे ही है। तो पेपर वर्क में भी इसने यही कहा है कि भाई का है, भाई ने पैसे दिए हैं। सही। तो आसिम साहब, आप मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, आप इनको कोई मशवरा देना चाहें? ये बेचारे, अब इनकी तबीयत इस तरह की है कि वो यहाँ पे ज़्यादा देर आगे पाकिस्तान में तो स्टे नहीं कर सकते। तो अब जो इनके पीछे पावर ऑफ अटॉर्नी जिस शख्स के पास है वो काफ़ी एक्टिव है, वो जो है रेगुलर आ रहा है और उसकी पैरवी कर रहा है दावे की। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो है ना वो इस पे जब इनके गवाहान की बारी आएगी, गवाहान इनके जो हैं वो अपना रिकॉर्ड करवाएंगे बयान, तो तब मामलात जो हैं वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। फैसला जब आएगा तो इंशाअल्लाह ठीक है। परवीन साहिबा, OPF से जब आप लोगों ने रब्ता किया, वहाँ पर एप्लीकेशन आप लोगों ने दी, तो उनका क्या रिएक्शन था? उसी एप्लीकेशन को बेस बनाकर उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया? तो आपने अपने अटैच की डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या रिस्पॉन्ड किया था OPF का? उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट हमें भेजी ना, वो उसमें लिखा है कि ये तारिक रफीक ने कहा है कि ताहिर ने पैसे दिए हैं, ताहिर की जगह है, मैं रह रहा हूँ। बाकी का जो है वो मैं उस पर नहीं इंटरेस्टेड, क्योंकि मेन पॉइंट जो उन्होंने आप लिखा दिए है उन पे स्टेटमेंट दे दी है कि ताहिर की जगह है। बट क्योंकि उन्होंने अब स्टे ले लिया है जो भी है, तो वो कह रहे हैं कि जब अदालत फैसला करेगी तो बट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्टाम्प्ड है कि उसमें लिखा है ताहिर के पैसे है, ताहिर ने दिए हैं। ऐसे ही रजिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। सही। चलिए, हम आपके इस जो स्टोरी है इसको फॉलो करते रहेंगे, इस मसले को फॉलो अप करते रहेंगे और कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में जो मुतासरा पार्टी है उसके वकील को भी जो है वो प्रोग्राम में लाएं, उनसे बात कर सकें कि ये किस तरह वो इस केस को इस तरह गलत तरीके से लेकर चल सकते हैं। अब बहुत शुक्रिया, ताहिर रफ़ीक साहब हमारे साथ थे, परवीन एहसान, नज़ीर रहमान, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अब प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और स्टोरी है सिद्दीक अहमद की, जिनका ताल्लुक पंजाब का शहर उकाड़ा यहाँ से है और वो बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में मुकीम है। उनका मसला किस हद तक हल हुआ है इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी का फॉलोअप लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सिद्दीक अहमद जिनका ताल्लुक पंजाब का शहर है उकाड़ा, वहाँ से है, वो भी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में इस वक्त मुकीम है। कुछ अर्सा पहले सिद्दीक अहमद ने अपनी मेहनत की कमाई से 12 एकड़ और 4 किनाल रकबा अहमद यार शाहिद नामी शख्स से ख़रीदा और सिद्दीक अहमद ने इसके एवज़ अहमद यार शाहिद को 12 लाख रुपये अदा किए। कुछ अरसे के बाद अहमद यार शाहिद की जानिब से मज़ीद 3,50,000 रुपये का मुतालबा किया गया और कहा गया कि ये जो अराज़ी है ये बैंक के नाम गिरवी है, रकम अदा कर दी गई है, मगर रकबा मोहम्मद सिद्दीक के नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया गया। बल्कि सिर्फ यही नहीं, अहमद यार शाहिद की जानिब से जितने रकबे की फ़रोख्त का मुआहदा किया गया था वो उतने ही रकबे का मालिक भी नहीं है आज तक। इस बारे में हमारे नुमाइंदे हाफिज़ हबीब ने मकामी इलाका मकीनों से भी पूछगिछ जब की तो मालूम हुआ कि ये एक मुनज़्ज़म किस्म का ग्रुप है जो लोगों के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ फ्रॉड करता है और इसी तरह जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर कब्ज़ा किया जाता है। हाफिज़ हबीब भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा जो दूसरा शख्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। पहले हाफिज़ हबीब से हम बात करते हैं। हाफिज़, आपने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है, कहाँ तक पहुँचा ये मामला? जी बिल्कुल, इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है। इस मामले को मोहम्मद सदीक जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मैनचेस्टर में मुकीम है, उसने अहमद यार शाहिद जो कि उकाड़ा का नवाही इलाका 34 फोरल है, उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल किया। 12.5 एकड़ के करीब रकबा था। तो उसमें जो हाजी मोहम्मद सदीक था उसने उसको बयाना जो है 12 लाख रुपए अदा किया और उसके साथ जो है एक इकरारनामा बाबत फरोख्ती तहरीर कर लिया गया। और उसके बाद मोहम्मद यार शाहिद जो अपने आप को उस रकबे का जिसने मालिक जाहिर किया, उसकी जानिब से ये कहा गया कि 3.5 लाख रुपए आप मुझे मजीद दें, चूँकि मेरा जो रकबा है वह बैंक के नाम प्लज है, उसको क्लियर करवाने के लिए मुझे मजीद 3.5 लाख रुपए दरकार हैं। तो इसके लिए जो है हाजी मोहम्मद सदीक ने 3.5 लाख रुपया उसको मजीद दिया, जिसके बाद 15.5 लाख रुपए की जो रकम थी उसको दे दी गई। जिसके बाद इस मामले को वेरीफाई किया गया तो मोहम्मद यार शाहिद उस रकबे का इतना मालिक ही ना था। इसके बाद उन्होंने एक सूट फाइल किया इस रकबे की बाबत के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि इसमें से जो रकबा है इसको जो है मुझे फरोख्त किया जाए, क्योंकि मेरे साथ इसने एग्रीमेंट टू सेल किया है। कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने जो है मोहम्मद यार शाहिद के अगेंस्ट एक जो है ऑर्डर पास कर दिया कि ये जो है इसको रकबे की फरोख्ती के बाबर जो है अपने जो एग्रीमेंट हुआ इसके ऊपर जो है वो अपना इसके ऊपर पूरा उतरे। लेकिन चूंकि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, इनकी जो है जब हमने मकामी लोगों से बात की तो उनका ये बतलाना था कि मकामी MPA और सूबाई वजीर जो है मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक़ है मियां मोहम्मद यावर जमा, उसकी जानब से इनको मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद हासिल है और वो इनकी जो है पुष्टपनाही करते हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद मुतासरीन भी जो हमारे सामने आए उनका भी ये कहना था कि ये लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद इसी तरह उनसे जो है पैसे हथियाते हैं और उसके बाद रकबा जो है उनको नहीं देते। तो ये एक मुनज़्ज़म गिरोह था और उनकी आशीर्वाद हासिल होने के बाद इसी तरह हम जो है हाजी मोहम्मद सदीक के साथ भी मामला ये पेश आया। लेकिन अब चूंकि वो मामला को जो परफॉर्मेंस को जो है अपनी नहीं मुकम्मल कर रहे, तो इसके बाद जो है अब मेरी जब हाजी मोहम्मद सदीक के लॉयर हैं मियां रबनवाज भट्टू, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम 2-3 दिन बाद अब चूंकि वो लोग बाअसर हैं तो वो इसके ऊपर जो है अमल दरामद करने के हवाले से जो बिल्कुल हैं वो नहीं एग्री, तो लिहाजा हम 15.5 लाख जो अमाउंट है हाजी मोहम्मद शाहिद की, इसकी रिकवरी सूट का एक जो सूट है वो फाइल कर रहे हैं ताकि जो 15.5 लाख रुपया हाजी मोहम्मद सदीक के जाने से मोहम्मद यार शाहिद ने फ्रॉड से हटाया है वो थ्रू कोर्ट जो है वो वापस लिया जाए। चले मैं जरा सदीक अहमद से बात कर लूं पहले। जी सदीक साहब, आपको लगा है कि कुछ मुस्बत पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है आपके केस में? जी बस वो मेहरबानी तुसी अगर कर दोगे तो वो इतना लाजमी जड़ी है होनी चाहिए। भी मैं ना 5 चक्कर इत्थे आ पाकिस्तान दे लाए 2 ਲੱਖ यानी खर्च मेरा हुंदा रहा, वकीलों ਦੀਆਂ फीसां पढ़िया ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ कराउणियां काफ़ी जणी ਉਹਦੇ ਚ मेरी खुद की सेहत भी नहीं चंगी रहिंदी। खैर आ मैं देखो भी ऑक्सीजन भी लेना
ਲੈਣਾ ਤੇ 24 ਆਵਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚ ਆਉਣ ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ। अगर जे तुसी ना फैसला कर दो, कईयां ने तुसी कीते भी आ तो अल्लाह। सिद्दीक साहब, हमारा काम इस मसले को उठाना है। ज़ाहिर है ये मामला अदालत में चलेगा, आपका वकील केस लड़ेगा, हम इस मामले को अब उठा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं ताकि जो मुतासरा शख्स है उसको रिलीफ मिल सके। तो अल्लाह ताला के घर पे ज़ाहिर है उम्मीद रखनी चाहिए कि आप लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत की कमाई है, इस तरह वो रायगा नहीं जाएगी। तो मुतासरा जो शख्स है, क्या आपने उनसे कोई बात करने की कोशिश की कि कुछ लेन देन करके इस मसले को हल कर लिया जाए? नहीं, वो उन्होंने तो मैं आज जो फिल्म बनाई ना इतने तो उन्होंने मैं यही सुनिया सी कि मेरे को मैं देखता रहा उसनूं ते वो कहना नहीं जी भी मैं ना ठेके दे दिते ये वो ते सारी गल वो गलत कह रहा। सिर्फ वो ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਏ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਰਬਾਪਤੀ ਇੱਥੇ अरबापति पौंडा च लोकी ना इतने वो पाकिस्तान पैसा ला। चलें, जो कब्जा ग्रुप है उनका हमने अहमद यार शाहिद, उन्होंने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है, ज़रा सुन लेते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। जी ज़रा प्ले कीजिए। वो सदीक साहब नाल मेरी ठेके की गल हुई है, साल का उन्होंने ठेका दिता, 3.5 लाख रुपया लिया हा। अच्छा हट तो मेरा बोर खराब हो गया, उन्हें आख्या सानू बोर नवा करा दे। मैं आख्या यार बोर थानू मैं गवाडियन का चलवा देना, मेरे को पैसे नहीं हैं। मैनू नहीं पता भी बोर यकदम चलदा चलदा खराब हो जाना है। वो जिस वक्त उन्हें आख्या नहीं बोर सानू करा दे, मैं लाख रुपये बैंक का देना उदे दिता, पिछा मेरे को पैसे नहीं आन, साड़ी उत्थे तू मैं हो गई। उन्हें आख्या सानू बोर करा दे। मैं आख्या जनाब तुसीं मुड़ा ही करो, अगले साल का मैंने ठेका च दो तो उनका बोर करवा लो, तो 2 साल गाड़ लो, हुण मेरे को पैसे नहीं आए। जनाब गल है उन्हें आट तो केस च किया, मेरे इलमे च है नहीं कई गल। आट तो मेरे साहब ना मेरी केसबाजी चल गई, मैं रैश पाक बतन रखी ना, मेरे लिए कोई इतला आ गई है। हुण 5-7 दिन हो गए मैनू पता लग्या, अयूब ने मैनू दस्या भी तेरे खिलाफ उत्थे कोई केस आया है। मैं कहा यार मैं 25 तारीख को आना है, तो रमज़ान साहब नूं आख ते मैं उनकी नकलां लैते तो आप पेश हो चलना। मेरे ना जनाब 12.5 कर है ही नहीं रकबा। अच्छा स्टाम मैं दिता, साइन करते लिख पढ़ उत्ते उन्हें कहीं नहीं की। उन्हें आख्या आप रल ते बह ते जड़ा ना 3.5 लाख जनाब रुपया लिया, खाली स्टाम से उन्होंने साइन कर दिते हैं भी ठेका ही लिखना ने जनाब। उन्हें आख्या इतने उन्हें अपने को गवाह नहीं कोई कुछ नहीं, इतों कचहरियाँ चो स्टाम लिया, आख्या आप उत्ते कोठी ते बह ते लिख लिसा। 2-2.5 साल होंगे पैन जी मेरे ना डायरैक्ट मिलते रहन जनाब। ये बोर का ही रौला पाँदा रहा। मैं आख्या जनाब आदे कोलू कराओ चा बोर, तो अगले साल के ठेके चो कट लव्या। उन्हें आख्या सी बोर नहीं करावना या साढ़े पैसे हटा। मैं आख्या पैसे मैं ला बैठा या मोड़ थोड़े थोड़े करते मेरे को ले रख। जी आपने बात सुनी सिद्दीक साहब, क्या कहेंगे आप? ये सारे झूठ बोल रहा, ये ना फ्रॉड इसनूं कीता लाजमी कीता। एक ते खुद मैं जो पढ़िया लैके जांदा सीगा, ये कहंदा सीगा भी मैं फ्रॉड कीता। ये मगर बंदे आ मियाँ जवान साहब, ये तो बड़े बड़े बंदे सारे उपाड़े का मालिक था। कुछ जी आप लेंदा, कुछ जी इन्हों एक मतलब वोट किदा भी ला लो। ये जड़े आदमी इदा दे है ना, ये साडा नुकसान करी जाते हैं। नुकसान चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक अहमद साहब। हम इस केस को लेकर इस स्टोरी को फॉलो अप करते रहेंगे, अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे मज़ीद इसका फॉलो अप कर सकें। बहुत शुक्रिया सिद्दीक हमारे साथ है, हमारे नुमाइंदे उकाड़ा से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त हो गया, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।